तो फ्रेंड्स, CSIR नेट लाइफ साइंसेस का क्रेब्स साइकिल का ये पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था बायोमेडिकल इम्पॉर्टेंस, कैटालाइटिक रोल ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड ओवरव्यू देखा था। पार्ट सेकंड के अंदर हमने डिटेल्ड क्रेब्स साइकिल देखी थी। अब ये हमारा पार्ट 3 है, जहाँ हम देखेंगे कि कितने ATP फॉर्म होते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर, वाइटामिन्स का क्या रोल होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, TCA साइकिल का मेटाबॉलिज्म में क्या रोल होता है या अदर पाथवेज में कैसे रिस्पॉन्सिबल है TCA साइकिल, और TCA साइकिल कैसे रेगुलेट होती है। पार्ट 4 हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। तो हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। क्रेब्स साइकिल के एक टर्न में टोटल ATP बनते हैं 12। हम देख लेते हैं कैसे बनते हैं। पहला वाला जो रिएक्शन होता है, जैसे डिहाइड्रोजनेसेस होती हैं, ये डिहाइड्रोजनेसेस क्रेब्स साइकिल में टोटल कितने NADH बनते हैं? 3 NADH बनते हैं और एक FADH2 मॉलिक्यूल बनता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। ये आपको याद रखना है, 3 NADH और एक FADH2 मॉलिक्यूल बनता है। एक मॉलिक्यूल अगर एसिटाइल कोए का क्रेब्स साइकिल के अंदर अंडरगो कर रहा है, मतलब एक टर्न में ये वाली चीज़ें बन जाती हैं। तो ये जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है, इससे अप्रॉक्सीमेटली हम कितने ATP बना सकते हैं? एक NADH से 3 ATP, एक FADH2 से 2 ATP। तो आप देख रहे हो 3 NADH है तो टोटल कितने ATP बने? 3 × 3 9 ATP। और एक FADH2 है तो इससे कितने ATP बने? 2 ATP बने। तो 9 + 2 कितना हो गया? 11। अभी भी 12 नहीं बने। तो एक हमारा ATP भी बना था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में, तो वो सक्सिनेट थायोकाइनेज ने बनाया था। तो टोटल TCA साइकिल के एक टर्न में 12 ATP बनते हैं। इसको हम इसके थ्रू देख लेते हैं कि कहाँ पे बने थे ये ATP। पहला वाला जो स्टेप था, पायरूवेट से एसिटाइल कोए बनना, इसमें NADH बना था। नंबर ऑफ ATP कितने बने? 2 × 3 मतलब 6 ATP बन गए इसके अंदर। दूसरा, ये एक्चुअली पहले जो कन्वर्जन था उसमें ये हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट जब कन्वर्ट हो रहा है, एंजाइम में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज NADH फॉर्म होता है और पहली बार NADH बनता है। 3 NADH बनते हैं ना इसमें। दूसरा NADH अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोए एंजाइम थी अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज, एक और NADH बन जाता है। और सक्सीनेट से फ्यूमरेट, सक्सीनेट थायोकाइनेज और एक ATP बनता है। क्योंकि अभी हमने आगे वाले स्टेप में मैंने अभी आपको बताया था एसिटाइल कोए 2 बने थे, इसलिए हम यहाँ जितने भी ATP बन रहे हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये मैलेट से ऑक्सैलोएसिटिक सक्सीनेट, तो यहाँ पे FADH2 बन जाता है। सक्सिनाइल कोए से सक्सीनेट बनने में FADH2 बनता है, मैलेट से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनने में NADH बन जाता है। तो इन एंड ऑल कितने बने? 12 ATP बने थे, लेकिन क्योंकि 2 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल हमारे पास अवेलेबल थे तो कितने हो गए? 24 ATP। जब हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हम देख रहे होते हैं तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 24 ATP बनते हैं। एक टर्न क्रेब्स साइकिल में 12 ATP बनते हैं। क्योंकि ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होकर के 2 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल बनते हैं, इसलिए हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया है ईच उसको। ये एक बार मैं रिवीजन के तौर पे, ये वाला हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा ही था, तो ये आपको पता है ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस का एस्पेक्ट है जिसके बेसिस पे मैंने आपको बताया था इन एंड ऑल कितने एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से ATP बन जाते हैं। तो यहाँ हमारा ये था कि 38 बनते हैं, जिसमें अगर एनारोबिक कंडीशन होती है तो सिर्फ 2 फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोसेस था, इसमें ये जो हमारे फर्स्ट स्टेप का जो हम काउंट नहीं करते क्रेब्स साइकिल के अंदर, जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है PDH के थ्रू एसिटाइल कोए बनना पायरूवेट से, वो 6 हम माइनस कर देते हैं ना, इसीलिए 24 वाला रेशो है। नाउ हम देख लेते हैं वाइटामिन्स का क्या रोल है क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो 4 इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर। वो 4 वाइटामिन कौन से हैं? राइबोफ्लेविन जिसको विटामिन B2 बोलते हैं, नियासिन जिसको विटामिन B3 बोलते हैं, थायामिन विटामिन B1, पेंटाथोनिक एसिड विटामिन B5। अब ये क्या रोल प्ले करते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर, वो भी देख लेते हैं। पहला वाला विटामिन राइबोफ्लेविन FAD कोफैक्टर होता है। और FAD कौन सी एंजाइम्स को चाहिए होता है? 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स FAD कोफैक्टर को यूज़ करती हैं, एक सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम और दूसरा अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स।
एक लार्ज कॉम्प्लेक्स होता है, इसको भी FAD कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना PDH के अंदर FAD की रिक्वायरमेंट होती है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज में, ऐसे ही ये वाला भी एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, इसको भी FAD कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड वाला विटामिन है नियासिन, विटामिन B3, ये एज NAD को एंजाइम के जैसे रोल प्ले करता है और ये 3 एंजाइम्स में प्रेजेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का तो पार्ट होता ही है, और मैलेट डिहाइड्रोजनेज। विटामिन B1 देख लेते हैं, थायामिन क्या बनाता है, TDP को एंजाइम बनाता है। तो TDP थायामिन डाइफॉस्फेट को एंजाइम ये भी चाहिए होती है ना अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में, तो ये इस रिएक्शन में TDP को एंजाइम रिक्वायर्ड होती है। पेंटाथोनिक एसिड जिसको विटामिन B5 बोलते हैं, CoA बनाता है, CoA कोफैक्टर। अब CoA कहाँ कहाँ लगा होता है, CoA लगा होता है एसिटाइल CoA में एंड सक्सिनाइल CoA में। तो इस तरह से ये 4 विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्रेब्स साइकिल के अंदर। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि TCA साइकिल का रोल क्या है मेटाबॉलिज्म के अंदर। TCA साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है 2 कार्बन यूनिट के ऑक्सीडेशन में, और इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट रोल है अलग अलग पाथवे में। ट्रांस एमिनेशन एंड डी एमिनेशन अगर करना हो तो TCA साइकिल का रोल होता है। अगर अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करना है तो उसके सबस्ट्रेट्स भी बेसिकली TCA साइकिल से आते हैं। जैसे बेसिकली अल्फा कीटोग्लूट्रेट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उस पर एक अमीन ग्रुप डाल दो तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट के अंदर, और वहाँ से फिर ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस फॉलो होते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस में इसका रोल होता है, फैटी एसिड सिंथेसिस में इसका रोल है। तो इन सारे जो फंक्शंस हैं ये ऑक्सीडेटिव एंड सिंथेटिक दोनों फंक्शन करती है, इसलिए क्रेब्स साइकिल को एम्फीबोलिक कहते हैं। क्यों कहते हैं एम्फीबोलिक, क्योंकि 2 रोल प्ले करती है, ऑक्सीडेशन तो कर ही रही है प्लस सिंथेसिस भी कर रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में कैसे रोल प्ले करती है, ट्रांसएमिनेशन में, डीएमिनेशन में। पहले मैं आपको चीज़ें समझाऊंगी और फिर साइक्लिक पाथवे में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो TCA है ये एक इंटरमीडिएट होता है ग्लूकोनियोजेनिक साइकिल का। किस तरह से ये TCA साइकिल इंटरमीडिएट कैसे रोल प्ले करती है, क्योंकि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जैसे ही इन्हांस होता है, इसकी अमाउंट बढ़ जाती है, तो क्या होता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है लिवर और किडनी में वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होती है PEP कार्बोक्सीकाइनेस। क्या करती है PEP कार्बोक्सीकाइनेस, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को PEP में कन्वर्ट करती है, और इसके लिए इसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और इसके लिए इसको GTP भी रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो पूरा ट्रांसफ़र होता है साइकिल का, ये इसको हम एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस भी कहते हैं। एनाप्लेरोटिक रिएक्शन का मतलब ऐसे रिएक्शंस जो कि इंटरमीडिएट बनते हैं मेटाबॉलिक पाथवे के। तो इस तरह से ये वाला जो रिएक्शन है एक एनाप्लेरोटिक रिएक्शन है। तो जो भी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है पायरुवेट के कार्बोक्सिलेशन से, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम रोल प्ले करती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसके लिए, जब ये बनेगा तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल CoA के साथ में कंडेंस होकर क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। एसिटाइल CoA अगर एक्यूमुलेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो एक्टिवेटर है कौन सी एंजाइम का, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का, और इनहिबिटर है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज का। तो अभी हमने देखा था ना पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करती है, एसिटाइल CoA बनाती है, और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करती है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाती है। तो एसिटाइल CoA अगर एक्यूमुलेट हो रहा हो तो उसको खर्च करना है, उसको यूटिलाइज करना है, तो एसिटाइल CoA से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाने के लिए ये वाली एंजाइम एक्टिवेट हो गई। लेकिन अगर एसिटाइल CoA ज़्यादा है तो उसको बनने भी तो नहीं देना है, तो वो बनता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है तो उसका इनहिबिटर है। लैक्टेट एक इम्पॉर्टेंट सबस्ट्रेट है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, ये भी इस साइकिल में एंटर होता है पायरुवेट के थ्रू, है ना। तो पायरुवेट के थ्रू लैक्टेट इस साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर। अमीनो ट्रांसफरेजेस जिसको हम ट्रांसअमीनेजेस भी कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पायरुवेट बना देती है, एलेनिन से पायरुवेट बना देती हैं,
और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना देती हैं एस्पर्टेट से। ये अमीनो एसिड है। कौन कौन से अमीनो एसिड से TCA साइकिल के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? पायरुवेट बना एलेनिन से, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना एस्पर्टेट से, अल्फा कीटोग्लूटरेट बना ग्लूटामेट से। तो ये अमीनो ट्रांसफरेजेस का रोल है और ये सारे रिएक्शन रिवर्सिबल हैं, तो वापस से इनसे ये वाली चीज़ें वापस से फॉर्म हो सकती हैं। जो बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस को कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जो उनके कार्बन स्केलेटन्स है, जो रिमेनिंग अमीन ग्रुप हटा करके जो रिमेनिंग कार्बन स्केलेटन बच जाता है, वो TCA साइकिल का ही इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ये कुछ अमीनो एसिड हैं, ये किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं ये बताए हुए हैं। एलेनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, सीराइन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन से पायरुवेट बनता है। आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिन एंड प्रोलिन से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है। आइसोल्यूसिन, मीथियोनिन एंड वेलाइन सक्सिनाइल कोए बनाते हैं। टायरोसिन एंड फिनाइलएलेनिन फ्यूमरेट बनाते हैं। र्यूमिनेंट्स में प्रोपायोनेट बन जाता है। प्रोपायोनेट कैसे बनता है? क्योंकि इनका जो र्यूमन होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, तो ये जो प्रोपायोनेट होता है इसको कन्वर्ट किया जाता है सक्सिनाइल कोए में, और एक पाथवे होता है, पहले मिथाइल मेलोनाइल कोए बनता है, फिर सक्सिनाइल कोए बनता है, और इस तरह से र्यूमिनेंट में भी ये इंटरकन्वर्जन का रोल प्ले करता है। तो हम ट्रांसएमिनेशन ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे का रिलेशन देख लेते हैं, जो अभी मैंने डिस्कस किया, इसको साइक्लिक फॉर्म में देख लेते हैं। लैक्टेट मैंने आपको बताया था, लैक्टेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर, और एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेट से, पायरुवेट से क्या बन जाता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर चला जाता है, तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल कोए, यहाँ हम पूरी साइकिल नहीं बनाएंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, बस वही दिखाएंगे, फ्यूमरेट, और ये हमारी TCA साइकिल है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो बोल्ड एरो है वो ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे को बता रहे हैं, तो ये जो मैंने बोल्ड एरोस बताए हैं ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे को बता रहे हैं। अब अमीनो एसिड हाइड्रोक्सीप्रोलिन, सीरीन, सिस्टीन, ये मैंने अभी डिस्कस किया था, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रिप्टोफैन एलेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, एलेनिन पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम होती ट्रांसएमिनेज, और पायरुवेट एसिटाइल कोए के अंदर भी कन्वर्ट होता है। यही एसिटाइल कोए यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है ना सिट्रेट बनाने के लिए। टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आइसोल्यूसिन, मीथियोनिन, वेलाइन सक्सिनाइल कोए में। प्रोपायोनेट अभी हमने डिस्कस किया था, र्यूमिनेंट्स के अंदर बनता है, सक्सिनाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्रोलिन, ग्लूटामिन, आर्जिनिन ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट होता है, और ग्लूटामेट अल्फा कीटोग्लूटरेट के अंदर। तो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, इस तरह से ट्रांसएमिनेशन और ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे लिंक्ड होते हैं, जो हम इस साइकिल के अंदर अभी हमने डिस्कस किया था, देख सकते हैं। इनफैक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एस्पर्टेट से भी बनता है, ये भी एक ट्रांसएमिनेज एंजाइम के थ्रू है, और PEP कार्बोक्सीकाइनेज की मदद से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाता है। PEP से क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। तो ये हमारा जो येलो कलर के एरो से दिखाया हुआ है ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस में TCA साइकिल का क्या रोल है। तो एसिटाइल कोए जो भी बनता है वो उसके ऊपर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की वजह से एसिटाइल कोए बनता है, और ये एसिटाइल कोए फैटी एसिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि फैटी एसिड की जो लॉन्ग चेन होती है उसके 2-2 कार्बन एसिटाइल कोए ही उन्हें देता है। र्यूमिनेंट में ये एसिटाइल कोए इसकी वजह से नहीं आता, पायरुवेट की वजह से, जबकि एसीटेट से डायरेक्टली आ जाता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है जो हमने देखी थी, और ये क्या करती है? पायरुवेट से क्या बनाती है? एसिटाइल कोए बनाती है, ठीक है। और एसिटाइल कोए जो भी बनता है साइटोप्लाज्म में, वो जो होता है वो साइटोप्लाज्म में तो बन गया, लेकिन अब माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर कैसे आएगा? तो इसके लिए इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको जो एसिटाइल कोए है वो मतलब जो बना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, साइटोप्लाज्म में नहीं जा पाएगा। फैटी एसिड की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है, और एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता। तो जो एसिटाइल कोए अगर उसको माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो पहले वो सिट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर उस सिट्रेट को लाइज किया जाता है, तब वो अवेलेबल होता है एसिटाइल कोए के फॉर्म में। तो हम यहाँ देख लेते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस का पाथवे। पायरुवेट था, अभी हमने देखा था, पायरुवेट से क्या बन गया था? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से जब वो क्रॉस करा था एसिटाइल कोए। अब प्रॉब्लम ये है कि एसिटाइल कोए फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए तो रिक्वायर्ड है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म में जा नहीं सकता, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसीलिए इस एसिटाइल कोए को कन्वर्ट किया जाएगा
सिट्रेट के अंदर, ये सिट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, किसके साथ में रिएक्ट करके ये करता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके ये सिट्रेट के अंदर कन्वर्ट करता है। ये हमारी क्रेब्स साइकिल रही। अब ये जो सिट्रेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जा सकता है, बाहर जाके इस पर कौन सी एंजाइम काम करती है, एटीपी सिट्रेट लाइएज, और ये वापस से एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होता है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी रिलीज हो जाता है यहाँ से। तो एसिटाइल कोए किसके लिए चाहिए, फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, और ये जो फैटी एसिड्स है इससे ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे के थ्रू ग्लूकोज भी बन जाता है और यही ग्लूकोज फिर पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फैटी एसिड सिंथेसिस है बाय टीसीए साइकिल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टीसीए साइकिल का रेगुलेशन कैसे किया जाता है। तो ये जो टीसीए साइकिल है बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म है। इसका रेगुलेशन अलग अलग वेज से किया जाता है। एक तो इसका रेस्पिरेटरी कंट्रोल किया जा सकता है रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू, तो इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है वो एक रेगुलेटरी पाथवे बन जाएगा। अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को रेगुलेटरी पाथवे बनना है तो NAD+, ADP और ATP एक रेगुलेटरी रोल प्ले करेंगे। अगर NAD अवेलेबल नहीं है, ADP अवेलेबल नहीं है या ATP का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो TCA साइकिल का रेगुलेशन हो जाएगा। इसके अलावा TCA साइकिल को हर एक एंजाइम लेवल पे भी रेगुलेट किया जाता है। तो हम देख लेते हैं कैसे एंजाइम लेवल पे रेगुलेट किया जा सकता है। ज़्यादातर वो एंजाइम्स होती हैं जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस कैरी ऑन कर रही होती है। कौन कौन सी एंजाइम हुई ऐसी, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज हुई। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज क्या बनाती थी, पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनाती थी। सिट्रेट सिंथेस क्या बनाती है, सिट्रेट बनाती है किससे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोए से। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज क्या करती है, अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाती है और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज से सक्सिनाइल कोए बनता है। तो ये वाली जो 5 एंजाइम्स हैं ये बहुत 4 एंजाइम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उसके अंदर रेगुलेशन के अंदर क्रेब्स साइकिल के। तो डिहाइड्रोजनेजेस जो होती हैं वो यूजुअली एक्टिवेटेड होती हैं कैल्शियम आयन से। अब कैल्शियम आयन जो होता है जब इंक्रीज हो गया, सपोज मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, तो इंक्रीज हो गया तो ये वाली एंजाइम्स जो है ये एक्टिवेट हो जाएंगी और क्रेब्स साइकिल कैरी ऑन होती जाएगी। ब्रेन जो है कार्बोहाइड्रेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, तो एसिटाइल कोए की सप्लाई वहाँ पे होती रहनी चाहिए। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम का वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारी एंजाइम्स है एनर्जी स्टेटस पे डिपेंड करती है, ATP और ADP के रेशो, NADH और NAD+ का रेशो इन पे डिपेंड करती है। और एलोस्टेरिक इनहिबिशन हो सकता है सिट्रेट सिंथेस का ATP के थ्रू या फिर लॉन्ग चेन फैटी एसिड एसाइल कोए के थ्रू। एलोस्टेरिक एक्टिवेशन हो सकता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस का ADP के थ्रू एंड ATP एंड NADH जो होते हैं उसको इनएक्टिवेट करते हैं। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स रेगुलेटेड होता है PDH के जैसे ही। तो इसको 3 चीज़ें चाहिए होती, वो मैंने आपको पहले ही बताई हुई है, लाइपोइल वाला और FAD भी चाहिए होता है इसको। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस होती है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से इनहिबिटेड होती है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की अवेलेबिलिटी ही डिसाइड करती है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस फंक्शनल होगी या मैलेट डिहाइड्रोजनेस फंक्शनल होगी। और जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन है वो ही ये डिसाइड करती है कि सिट्रेट बनेगा या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए यूज़ किया जाएगा। तो माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज अजमेर, ये TCA साइकिल का पार्ट 3 था। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 4th पार्ट में हम CSIR नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।